रेडी? आवाज जा रही है ना बच्चों को? ठीक है, जिनको सवाल पूछना है आप पूछो, मैं उन प्रश्नों का उत्तर देता चलूंगा। जो भी समस्याएं हो फिलॉसफी से रिलेटेड या आपके बायोडाटा से संबंधित। अच्छा देखो, अभी कई सारे यूपी में इन्होंने पूछा, निकिता ने, क्या प्लेसेस का नाम चेंज करना सही है? कई शहरों का नाम चेंज हो रहा है, जैसे मुगल सराय का नाम चेंज हो गया और कई अन्य जगहों पे जैसे नए नए शहर ऐसे हो रहे हैं, संत रविदास नगर, दीनदयाल उपाध्याय नगर, कई अन्य शहरों पे भी बात हो रही है कि इन शहरों का नाम बदला जाए। तो ध्यान करना, क्या नाम बदलना सही है? तो ये बड़ा विवादित मामला है, क्योंकि जब भी नाम बदलता है राजनीतिक इसका संदर्भ लेता है। आप इसमें न तो अपोज करना और न तो आउटराइटली सपोर्ट करना। नाम बदलने की जब बात हो तो आप थोड़ा मध्यम मार्गी अप्रोच अपनाना। ऐसा नहीं कि एकदम 100% सही है और जितना बदलना है बदल देना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि नाम बदलना ही नहीं चाहिए। सवाल इस पे आए, ठीक है। इसमें पहले निकिता ने पूछा है क्या शहरों का नाम, तो आप मध्यम मार्गी अप्रोच रखना। सरकार के पास बदलने की ताकत है तो आप रोक नहीं सकते हो। जैसे ये तो सवाल उसी टाइप से होगा कि क्या संविधान संशोधन करना आवश्यक है, क्या संविधान संशोधन होना ही चाहिए? तो ऐसा मत करो कि एकदम नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी मत कहो कि हमेशा हो जाए, छोटी छोटी बात पे बदल दो। तो नाम के पीछे अगर वहां की जनता की भावना हो और कुछ ऐसी चीजें हो उस पर्टिकुलर प्लेस से कि जिनको किन्हीं कारणों से वो चीजें दब गई हो, उनको गौरवान्वित करने की आवश्यकता हो, तो फिर नाम बदला जा सकता है। और कई जगहों का कई बार नाम बदला गया है। कुछ जो प्रतीक होते हैं जो पर्टिकुलर शहर से संबंधित होते हैं और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा काम किया, तो हम कभी कभी उन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वैसे लोगों को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने के लिए नाम बदलते हैं। तो ध्यान करना, आप इसमें मध्यम मार्ग अपनाना कि सब जब जनता की मांग हो और लगता हो कि ऐसा बदलने से कुछ असर भी उस शहर पे जाएगा और कुछ गुलाम की मानसिकता वाली चीजें हटेंगी, तो वैसे समय में ऐसा किया जा सकता है। आउटराइटली नहीं कि किया जाना चाहिए हर एक जगह या बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। आप अगर पूछा जाए क्या नाम बदलना चाहिए, आप बोलोगे सर अगर समुचित आधार हो तो नाम बदला जा सकता है। पूछेगा समुचित आधार क्या, बोला कि सर जन भावना हो, बदलने का कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आवश्यकता हो, लगता हो कि इसका नाम बदलेंगे तो वहां की स्थिति पे कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये सरणों, तो हम वैसी स्थिति में नाम को बदल सकते हैं। इस क्रम में ये देखना जरूरी है कि अन्य लोगों की भावनाएं भी आहत न हो। क्लियर? बदलने का चूंकि परमिशन है, बदल सकते हैं, बदला जा रहा है तो आप मना नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। क्लियर? I am a government teacher in UP. How can I mention teaching as my hobby? ध्यान रखना, अगर आपने हॉबी में टीचिंग रखा है तो रखो इसको, टीचिंग को, क्योंकि आप बेसिकली एक टीचर हो, गवर्नमेंट टीचर हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो, आप टीचिंग का काम करो, बोलो हॉबी है। परंतु हॉबी और प्रोफेशन में अंतर होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो आपकी हॉबी हो उसी को प्रोफेशन बनाओ। कई बार हमारी हॉबी बागवानी होती, बट बागवानी को हम प्रोफेशन नहीं बनाते, वो शौक से जब मौका मिलता है हम टीचिंग कर देते हैं। कई सारे IAS अधिकारी भी हो, वो भी कभी स्कूलों में जाकर कहीं कहीं पे जाकर वो लोग भी कुछ क्लासेस ले लेते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हॉबी तो उसको कहा जाता है, ध्यान रखना, जिसके लिए हम समय निकालते हैं और जब उस हॉबी को परफॉर्म करते हैं तो बड़ा ही भीतर से सुकून, आनंद महसूस करते हैं, उसे हॉबी कहा जाता है। हॉबी के लिए हम समय निकाल लेते हैं। हॉबी और इंटरेस्ट में भी अंतर होता है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो कि पर्वतीय इलाके पे घूमे, परंतु आज तक गए नहीं हो। हॉबी है परंतु गए नहीं हो, और वो उसको हम इंटरेस्ट कहेंगे। हो सकता है भविष्य में जब आपके पास वैसा संसाधन आ जाएगा तो आप वो अपने उस इंटरेस्ट को पूरा करो। और हॉबी जब भी हम अपना परफॉर्म करते हैं हम बड़ा ही ईज महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं, आनंदित होते हैं भीतर से। तो आप टीचिंग को हॉबी रखो और कहो कि मैं SDM बनना चाहता हूं,
क्यों बनना चाहता हूं, इसके लिए आप उत्तर को मेंटेन करो। एक तो यूपी में बार बार सवाल पूछ रहा है एसडीएम, डीवाईएसपी, आपने कौन कौन से पद भरे हैं, पदों का वरीयता क्रम बताइए। तो आप चारों पांचों जो ऊपर के 4-5 लिखे हो बताओ, पूरा डिटेल से ऊपर से नीचे तक मत जाओ। 5 ध्यान रखो, ऐसे और भी ध्यान रखो क्योंकि यूपी में चीजें हो सकती हैं, बट ऊपर के 5 पोस्ट का ध्यान रखो। और इस पे खूब सवाल बने हैं कि आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हो या डीएसपी क्यों बनना चाहते हो। तो जब एसडीएम और डीएसपी पूछा जाए ना, तो आप एसडीएम के कार्य एक जगह नोट कर लो और डीवाईएसपी के कार्य नोट कर लो। क्योंकि आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हो तो कार्य बताओ कि चूंकि इसमें ये कार्य करना होता है इसलिए मैं बनना चाहता हूं। डीएसपी के ये काम है, बोलो। तो आप अगर गवर्नमेंट टीचर हो तो आप बोल सकते हो कि सर टीचिंग हॉबी है, जब भी मौका मिलता है आसपास के बच्चों को मैं पढ़ा लेता हूं और बच्चों को मैं सीख भी देता हूं। परंतु सर मेरा उद्देश्य प्रशासन, मेरा भीतर से ध्येय रहा है कि मुझे प्रशासन में जाना है। पूछ सकता है प्रशासन में क्यों जाना है, एसडीएम क्यों बनना चाहते हो, अभी मैं डिस्कस कर दूंगा इसको भी। स्पोर्ट्स एज हॉबी दे सकते हो आप, स्पोर्ट्स एज हॉबी देते हो ना स्पोर्ट्स, तो वो पहला सवाल बन सकता है स्पोर्ट्स एज हॉबी। पूछे पहला सवाल बने कि आप अपने स्पोर्ट्स में कैरियर क्यों नहीं बना रहे हो। देख ध्यान रखना, जब आप हॉबी में जिसको भरोगे, मान लो आपने स्पोर्ट्स को हॉबी बनाया, आपने भर दिया और आप बहुत अच्छे खेलते कूदते भी हो, मान लो फुटबॉल के खिलाड़ी हो, प्लेयर हो, वॉलीबॉल या क्रिकेट के, तो भरने मात्र से और खेलने मात्र से आप सारा जवाब दे दोगे, नहीं होगा। आप स्पोर्ट्स अगर हॉबी भर रहे हो, स्पोर्ट्स एज ए हॉबी, तो स्पोर्ट्स पे आप 10-20 क्वेश्चन बनाओ। जैसे मान लो पहला सवाल, पहले आप तैयारी की, जब इंटरव्यू की तैयारी होती है तो उसमें हम पहले संभावित प्रश्नों को कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो आपने स्पोर्ट्स भरा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। स्पोर्ट्स में हो सकता है पहला सवाल बन जाए, आप स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर क्यों नहीं बनाना चाहते हो। दूसरा, भारत में स्पोर्ट्स में कभी भी हम गोल्ड मेडल अभी उसमें नहीं ला पाते हम लोग, इसमें ओलंपिक में, आप इसके लिए क्या सलाह देंगे। अगर हम आपको स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना दे तो आप क्या काम करेंगे। जैसे मान लो आप स्पोर्ट्स एज ए हॉबी है, आपने भरा, इसका मतलब आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो। मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपको देश का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना दूं तो आप क्या काम करेंगे, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या काम करेंगे। तो जैसे आप स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी बना दें तो बोलो कि सर हम खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे। क्या सपोर्ट दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, सारी बातें आ गई। कोचिंग सपोर्ट देंगे, कोचिंग सपोर्ट, बहुत अच्छे ट्रेनर बुलाएंगे बाहर से, स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्समैन है बाहर से या इंडिया से खोज के, कोचिंग सपोर्ट देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे। और आप बोल सकते हो कि हम स्पोर्ट्स एज ए कैरियर डेवलप करने का प्रयास करेंगे, कि स्पोर्ट्स को लोग कैरियर बनाए। भारत में स्पोर्ट्स को कैरियर बनाने वालों की संख्या बहुत कम है। लोग सोचते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो खराब हो जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तो, देखो पीवी सिंधु को, साइना नेहवाल को, इन लोगों ने स्पोर्ट्स को, सचिन तेंदुलकर को, अगर सचिन तेंदुलकर एसडीएम की तैयारी करते तो कहां होते। उनकी क्षमता थी। स्पोर्ट्स को कैरियर के रूप में डेवलप करने का प्रयास होना चाहिए। और जब ये कैरियर के रूप में डेवलप होगा ना तो फिर निस्संदेह हम और सपोर्ट दें, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दें। अभी भारत में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे स्टेडियम नहीं है, शहरों तक केवल सीमित हो गए हैं, गांव में फैसिलिटी नहीं, बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत तेज धावक है गांव में, तैरने वाले स्विमर बहुत अच्छे हैं, खोज के निकालना चाहिए। हमें इस टाइप की प्रतियोगिता होनी चाहिए गांव से, शहर से, फिर कि खोज के प्रतिभाओं को, प्रतिभा खोजी प्रतियोगिता होनी चाहिए। बोलो स्पोर्ट्स एज ए सेक्रेटरी। और भी सवाल बन सकते हैं। आप जिस खेल को बताओगे, मान लो स्पोर्ट्स में तो कोई तो खेलते होगे, मान लो क्रिकेट बताओगे तो क्रिकेट में 20 चीजें ध्यान रखो। आई हैव कबड्डी रीजनल प्लेयर सर्टिफिकेट्स, ध्यान रखना कबड्डी है, परंतु क्या कबड्डी ओलंपिक में है। ओलंपिक में शायद कबड्डी, ओलंपिक में कबड्डी नहीं है। क्या कबड्डी को ओलंपिक में शामिल करना चाहिए। कबड्डी में भारत का पोजीशन क्या है, कबड्डी में भारत अग्रणी में है। कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए आप क्या क्या करोगे।
तो आपसे कबड्डी पे 10 सवाल बनाओ। कबड्डी पे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। अच्छी बात है आपके पास कबड्डी का सर्टिफिकेट है, और मान लो आपके पास कबड्डी का क्वेश्चन दिखाओ आप। अगर कबड्डी का आपके पास सर्टिफिकेट है, ये रेशमा आदा लिख नहीं, अच्छा रेशमा आदा लिख रही है, रीजनल प्लेयर सर्टिफिकेट है आपके पास कबड्डी का, तो पूछ सकता है कि अगर आपको देश की कबड्डी टीम में शामिल किया जाए, एक साइड में ये ऑफर है और दूसरे साइड में आपके पास एसडीएम का ऑफर है कि आप एसडीएम बन सकते हो, तो दोनों में से किस ऑफर को आप एक्सेप्ट करोगे? रेशमा आदा कबड्डी रीजनल प्लेयर, क्योंकि आप जब पूछा जाएगा स्पोर्ट्स, तो आप पूछा जाएगा स्पोर्ट्स में क्या करते हो आप बोलोगे मैं कबड्डी का रीजनल प्लेयर हूं। फिर आगे आएगा कि मान लो आप कबड्डी टीम में शामिल होने का ऑफर मिल रहा है देश के, और दूसरा एसडीएम बनने का, तो आप इसी को सपोर्ट करोगे, एसडीएम को। बोलो कि सर थैंक्स कि ये ऑफर आप सर मुझे दे रहे हैं। पहले आप थैंक्स बोलना, टीचर जो वहां बैठे रहेंगे, मगर बोलना कि सर मैं रीजनल प्लेयर हूं, मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा प्रतिभावान लोग हमारे साथ ही खेलते हैं, मैं जरूर उसको, वो हमारी हॉबी है, फुर्सत के समय में मैं कबड्डी खेल लेती हूं, मगर मेरा पूरा ध्येय है कि मैं एसडीएम बनूं, प्रशासनिक सेवा में जाऊं। और प्रशासनिक सेवा में जाके आप थोड़ा ये खेलों का स्तर भी सुधार सकते हो, प्रोत्साहन दे सकते हो खेलों को। एसडीएम तो मल्टीपर्पज काम है ना। एसडीएम का काम बहुत सारा बहुआयामी कार्य है। एसडीएम का तो शिक्षा को देख सकता है, स्वास्थ्य को देख सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराने की चीजों को देखेगा। सरकार की जितनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है उसको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी एसडीएम, एडीएम, डीएम के ऊपर होती है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में भी काम कर सकता है, एजुकेशन में, स्वच्छता अभियान में कर सकता है। पुलिस की भूमिका इसमें कम है। पुलिस का जो कार्य है ध्यान करना, जैसे मान लो आप डीवाईएसपी लिख रहे हो, डीएसपी लिख रहे हो, तो पूछा था डीएसपी का काम, तो पहला काम है लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को मेंटेन करना, नोट कर लेना, कानून और व्यवस्था। दूसरा है समाज में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना, शांति और सुव्यवस्था। तीसरा है पर्वों का शांतिपूर्वक आयोजन कराना, पर्वों का शांतिपूर्वक। कोई भी फेस्टिवल्स होता है, ये पुलिस डिपार्टमेंट पे ज्यादा हो जाता है, वो मीटिंग बुलाएगा, शांति समिति बुलाओ, शांति कमेटी बुलाओ, विभिन्न धर्मों को, लोगों को बातचीत करो। वीआईपी सिक्योरिटी प्रदान करना, वीआईपी मूवमेंट होगा, सबसे ज्यादा काम पुलिस का होता है, डीएसपी का भी होगा। ये सुनो, और ऐसे समय में, कोरोना संकट के समय में ना, जनता की सेवा करना भी हो गया है। अब देखो कई जगहों में पुलिस वाले भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये ऑफिशियल तो ये काम नहीं है ना, जनता को खाना खिलाने का काम थोड़ी है भूखे लोगों को, परंतु ये भी काम है। अब बोल सकते हो कि सर कोरोना संकट के समय में पुलिस का जो स्वरूप है और भी सर सकारात्मक रूप से परिवर्तित हुआ है। खूब फोटो छपे हैं, पुलिस यहाँ खाना खिला रही है, पुलिस वहां खाना खिला रही है। कई बार असंवेदनशील चेहरा भी दिखाई देता है पुलिस का। तो 4-5 अगर काम है तो पुलिस के ऊपर प्रधान काम है, बोलो। और यहां पे काम का अलग थोड़ा संदर्भ जाएगा। तो अगर आपके पास कबड्डी का है तो भरो, कबड्डी हॉबी है, अच्छी बात है, और भारत की इसमें स्थिति मजबूत है, वो ध्यान रखना। और जैसे आईपीएल क्रिकेट का होता है, इसी प्रकार कबड्डी का भी एक लीग चैंपियनशिप होता है, आप उसके बारे में जानकारी रखो। पूछ सकता है कबड्डी पे भी आईपीएल टाइप का एक चल रहा है, उसमें कौन कौन सी टीमें हैं, या बेसिक्स जानकारी रखो। और कबड्डी और एसडीएम बनना हो तो एसडीएम को वरीयता दोगे, कबड्डी को नहीं, क्योंकि इंटरव्यू देने जा रहे हो। क्लियर रेशमा? केवल यस और नो बताते रहना कि हाँ क्लियर हो गया, नहीं तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। आप अपना नाम लिखिए, मेरा नाम अच्छा ठीक है, आप जो सवाल पूछेंगे अपना नाम लिखेंगे, और ऊपर से दूसरा नंबर अभी निकित उनके ऊपर नीचे में रेशमा के बाद है। थोड़ा मैं आराम से जवाब दे रहा हूं, संयम पूर्वक। मैं दूसरे का भी बताऊं तो आप सुनना उसमें। देखो कैलाश सत्यार्थी का नाम ले सकते हो, क्योंकि बच्चों के हित में कैलाश सत्यार्थी ने बहुत काम किया है। तो जैसे ही कैलाश सत्यार्थी आएगा, आपको बाल श्रम के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए।
आपको मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य का 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वहां उसको ठीक से ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए क्या क्या कानून है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और भारत में बच्चों के प्रति कौन कौन से अपराध हो रहे हैं उनके बारे में ठीक ठीक आपको जानकारी होनी। जैसे कैलाश सत्यार्थी आएंगे एक पूरा ये इलाका खुलेगा आपको। केवल कैलाश सत्यार्थी का नाम जान के थोड़ा बहुत जान के नहीं दे सकते हो। ये सब रेडी हो कैलाश सत्यार्थी बोलो, क्या दिक्कत है। रोल मॉडल में कैलाश सत्यार्थी बोल सकते हो। रोल मॉडल में आप जैसे वल्लभ भाई पटेल का नाम बोल सकते। ऐसा नाम बोलना जहां पे ज्यादा विवाद न हो। आप पीछे कलाम साहब थे बड़े अच्छे अपने राष्ट्रपति महोदय, उनका नाम बोल सकते हो। विवेकानंद का नाम बोल सकते हो। कैलाश सत्यार्थी का नाम बोल सकते हो। आप इधर बीच में सोनम वांगचुक बड़े चर्चित हो रहे हैं। उनसे जो उनको सुनता है प्रभावित रहता है। देश हित में हमेशा वो जागृति पैदा करने का काम करते हैं सोनम वांगचुक, और किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। तो सोनम वांगचुक बोलो कि मैंने उनको पीछे सुनना शुरू किया, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद बातें बताते हैं, इनोवेशन की बातें बताते हैं। और आप कैलाश सत्यार्थी ध्यान रखना, किसी को भी बताओगे तो बताने के बाद उनके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। किस डोमेन में उन्होंने काम किया है, निकिता पूछ रही है, तो सब जानकारी चाहिए। कम से कम 2-3 पेज चाहिए। तो आप उनको रोल मॉडल मान लो। कई बार पूछा जाता है आपके रोल मॉडल क्या है, और मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके रोल मॉडल क्या है, रोल मॉडल कौन है, तो एक तो आप ऐसा नाम बता के तैयारी करो, बता दो कि भाई हमारे रोल मॉडल वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी तैयारी करो। और एक है कि मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल हैं। सारा सवाल को ही आपने जल से उड़ा दिया। और अगर गर्ल्स हो, अगर आप मतलब जो लोग गर्ल्स हैं, गर्ल्स कैंडिडेट हैं, वो लिख दो कि मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल हैं। वहां पे कोई बैठा होगा बोर्ड का मेंबर और उसकी बेटी भी अगर तैयारी कर रही हो, पढ़ रही होगी, तो उसको बड़ा सुकून मिलेगा। निकिता बोल सकती हैं, बोलो पिताजी रोल मॉडल है। अगर पूछ सकता है क्यों रोल मॉडल है, बोले कि बहुत प्रेशर था उनके ऊपर कि जल्द से जल्द बेटी की शादी करके 20 साल में ही भेज दे दूसरे घर, परंतु पिताजी ने अगल बगल के दबावों को करते हुए मुझे पढ़ाया, मुझे हमेशा बताया कि तुम अपने पैर पे खड़ा होकर समाज में योगदान दे सकती हो। और सर उनकी बातों को मैं देखता हूँ कितना संघर्ष करके, एक तो उनकी अपनी कठिनाई, दूसरा अगल बगल वालों की कठिनाई, उस दबाव में भी मुझे वो पढ़ाते रहे। और सर मैं वो परिणाम स्वरूप आपके सामने हूं। बोर्ड भी खुश हो जाएगा कि नहीं बात तो सही है, इसके पिताजी रोल मॉडल हैं। तो सारा तैयारी को ही आपने उड़ा दिया। कई बार हम तैयारी करते हैं ना, तो ये भी एक तरीका होता है बोलने का, क्लियर। बट बताते वक्त एकदम थोड़ा चेहरे पे आपका एटिकेट ऐसा न लगे कि आप गोलेबाजी करने पे तुले हुए हो। एकदम लगे कि नहीं सीरियसली आप बोल रहे हो। थोड़ा चेहरे का भाव उसी अनुरूप होना चाहिए और ऐसा बोल के निकल सकते हो आप। कोई जरूरी है कि हम किसी तीसरे का नाम बोलें? और अगर आपकी तैयारी बहुत सही है तो आप नाम बोलो, बाहर की किसी का भी, किसी शख्स का नाम बोलो। यहाँ कई लोगों को महेंद्र सिंह धोनी अच्छे लगते हैं, कई लोगों को कैलाश सत्यार्थी और भी अलग अलग लोग अच्छे लगते हैं, आप उनको करो। आप MI फोन मत लिखो। MI फोन लिखोगे ठीक नहीं है। पहले तो ये चाइनीज फोन है, तो पहले अपना ठीक करके नाम लिखो। अच्छा, योग और मेडिटेशन हॉबी डाली है सर, प्लीज इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं प्लीज बता दीजिए, ऑप्शनल फिलॉसफी है। तो देखो योग पे मैं, हमारे पास एक पेज होगा जिसमें मैं हॉबी इसमें बता दूंगा आपको। जैसे मान लो अगर आपका योग और मेडिटेशन हॉबी है तो प्रयास करो कि योग और मेडिटेशन पे, योग पे और मेडिटेशन पे आप कम से कम 20-30 सवाल बनाओ। जैसे योग पे अगर बोल रहे हो तो योगासन, आसन और प्राणायाम में क्या अंतर है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, योग दर्शन किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में मदद कर सकता है, योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, योग करने के फायदे क्या हैं, योग करने के घाटे क्या हैं, योग में और एक्सरसाइज में क्या अंतर है। ऐसे सवाल आपसे बन सकते हैं।
तो देखो, अगर आप योग दर्शन पढ़े भी हो ना, तो हमेशा इंटरव्यू में प्रयास करना चाहिए संभावित प्रश्नों को सोचो। जैसे हमसे पूछ के 15-20 इकट्ठा कर लो, और भी कोई मिले लगता है कि इसका योग में ये कुछ जानकारी रखता है, तो पूछो कि आप योग पे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं किसी से, कोई व्यक्ति आपके सामने हो तो आप उसको योग पे इकट्ठा कर लो। मैं सवालों को बता दूंगा। और एक योग पे था हमारे पास, आप लोग अपना मेल आईडी दो, पहले तो नाम से लिखो, अगर ऐसे लिखोगे तो नहीं भेजेंगे, मैं वहां पे उसका जीरोक्स करके आपके पास सेंड कर दूंगा, स्कैन करके आप उस पर देख लेना, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रश्न, उसका छोटा छोटा उत्तर भी है, उसके बावजूद भी कुछ दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ लेना। योग दर्शन के सिस्टमेटिक प्रोपाउंडर माने जाते हैं पतंजलि, ध्यान रखना। योग की शुरुआत पतंजलि से नहीं, योग तो पहले से आ रहा था, फर्स्ट टाइम उसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रस्तुत करने का श्रेय इनको है, ठीक है। आगे नाम से लिखोगे। आगे सत्येंद्र सिंह पूछ रहे हैं, श्रेय मेरा इंटरेस्ट तो इंटरेक्ट विद सीनियर सिटीजन्स एंड चिल्ड्रन, तो ऐसे में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मान लो सीनियर सिटीजन लिख रहे हो और आप ये भी लिख रहे हो, सवाल को दिखाएं, आप ये भी लिख रहे हो कि बच्चों से बात करना, बच्चों से और बूढ़ों से, हैं, तो आप बूढ़ों की क्या क्या समस्याएं हैं ये ध्यान रखना, बच्चों की क्या क्या समस्याएं ये ध्यान रखना, वृद्धों के साथ वृद्धाश्रम बहुत शहरों में तेज गति से खुल रहे हैं, उस पर सवाल पूछ सकता है। बच्चों और बूढ़ों के लिए कौन कौन से सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं अभी, प्रोग्राम्स, कई सारी स्कीम्स हैं जो बूढ़ों के लिए हैं और कई सारे बच्चों के लिए हैं, और बच्चों में भी है, बच्चियों के लिए भी अलग से कन्या समृद्धि योजना, बच्चियों के लिए स्पेशली कुछ है। तो बच्चियों के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं सरकार के द्वारा, या तो केंद्र सरकार या यूपी सरकार, उसको याद रखना। बूढ़ों की समस्याएं क्या है, बूढ़ों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बूढ़ों से इंटरेक्ट करने का फायदा क्या है, घाटा क्या है। तो फायदा में ये दिखाओगे कि सर बड़े बुजुर्गों से बात करने से, बूढ़ों की जगह पे बड़े बुजुर्ग बोलना, बड़े बुजुर्गों से बात करने से सर उनके जीवन का अनुभव मिलता है। और एक दो अनुभव याद रखना कि पूछ सकता है कि आपको क्या अनुभव मिला है, तो बोले कि वो अपनी जिंदगी की चीजों को बताते हैं कि उस समय मुझसे ये गलती हुई तो परिणाम स्वरूप मैं यहां पीछे चला गया। तो एक दो घटनाक्रम को याद कर लेना, क्रिएट कर लेना, तभी तो पता चला कि बूढ़ों से बात करके फायदा होता है। आप केवल बोलते रहो कि फायदा होता है, फायदा होता है, बट क्या फायदा होता है, कुछ उदाहरण देकर बताओ। ये सुनो, क्लियर। तो ये सब चीजों को ध्यान करना, बच्चों और बूढ़ों पे, इस पे प्रयास करो। अगर ये हॉबी जो भरे हो तो हॉबी में 3-4 पेज ध्यान रखो। जनरली हॉबी पे जरूर सवाल बनता है, और एक बार शुरुआत होगी ना, और अगर आप खूब मजबूती के साथ तैयार हो अपने हॉबी में, तो उनको 3-4 मिनट अपनी हॉबी में ही घुमाते रहोगे, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होकर गए हो तो। और ये ऐसा खूब लोग करते हैं सिविल में, आप यहां करो। बच्चों से और बूढ़ों से सवाल पूछ सकता है, आप युवाओं से क्यों नहीं इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अब बताओ युवाओं से क्यों नहीं इंटरेक्ट करते हो सत्येंद्र सिंह, बड़े बूढ़ों से ही क्यों करते हो, बुजुर्गों से और बच्चों से ही क्यों करते हो, युवा लोगों से क्यों नहीं करते हो। आप बोलोगे सर उनसे भी करते हैं, बट विशेष प्रयास रहता है, वो तो सर ग्रुप ही हम लोग युवाओं का है, हम लोग साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। बट जब सर समय मिलता है तो मैं चाहता हूं कुछ अनुभव मिले उनसे भी, उनको मैं थोड़ा उनकी कुछ बातों को भी मान लेता हूं, कुछ उनको कठिनाई होती है वो भी मैं पहुंचा देता हूं। कि कोई अगर उनको दवा होती है, कभी कभी वो हम ही से बोल देते हैं दवा ला के दे देना, मैं उनको पहुंचा देता हूं। तो 2-4 दवा का भी ध्यान रखना है। बच्चों के साथ क्या करते हो, तो आप बोल सकते हो कि बच्चों के साथ बात करना और कठिन काम है, बच्चे क्यों आपसे बात करेंगे। तो आप यहाँ पे बच्चों से बात करना, ये एक थोड़ा सा कि इंटरेक्ट, बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे। बच्चे तो आपके साथ इंटरेक्ट तब करते हैं जब आप उनके साथ खेलोगे। तो आप बोल सकते हो कि हम खेलने के साथ साथ लर्निंग भी सिखा देता हूं मैं, खेल खेल में मैं उनको सीख दे देता हूं, जैसे अनुशासन का सीख दे देता हूं बच्चों को, मूल्यों की सीख दे देता हूं, उनको अच्छी अच्छी कहानियां मैं पंचतंत्र की सुना देता हूं। तो बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, फिर उनकी समस्याओं को भी जानने का मौका मिलता है। सवाल बनाओगे, दिक्कत होगी तो अभी तो मैंने शुरुआत कर दी है कि डेली आपसे इंटरेक्ट होते रहे। लगे कि नहीं बना पा रहे हो तो हमसे पूछना, मैं लाइन से एक एक करके बताते चला जाऊंगा।
देखो सर, ये निकिता पूछ रही है फिर से, सर यूपी का विभाजन होना चाहिए अगर तो बुंदेलखंड वाला हिस्सा पहले रह जाएगा और वेस्टर्न यूपी ज्यादा डेवलप है, इस पे सर कैसे ध्यान रखना, पहले विभाजन को, राज्य का विभाजन जो है किस आधार पे करना चाहिए ये ध्यान करो। कि पूछ सकता है कि आप छोटे राज्यों के समर्थन में हैं, छोटे राज्य बनाने के फायदे क्या हैं, छोटे राज्य बनाने के घाटे क्या हैं। जैसे छोटा राज्य बनाने का, मान लो बड़ा राज्य है यूपी, उसका अगर भागों में बांटेंगे तो छोटा राज्य बनाने का फायदा क्या होता है। छोटा राज्य, एक तो आप रखोगे, ध्यान रखोगे कि वो कानूनी प्रक्रिया क्या है छोटा राज्य बनाने का और कौन से आधार पे बनना चाहिए। तो छोटा राज्य में आ जाएगा, छोटा राज्य बनाने का फायदा क्या होता है, उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं की संतुष्टि होती है, जनता की भावनाएं। दूसरा, प्रशासन में सरलता आ जाती है, प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि होती है, क्योंकि छोटा एरिया रहता है, प्रशासन ज्यादा सक्षम, प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि, ये सामान्यतः कहा जाता है। तीसरा, छोटा राज्य बनाने का कुछ ज्योग्राफिकल आधार होना चाहिए, भौगोलिक ग्राउंड, सांस्कृतिक और भौगोलिक, भौगोलिक सांस्कृतिक भी कर ले को। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, उत्तराखंड अलग हुआ, भौगोलिक स्थिति अलग थी, बोलो। तो छोटा राज्य बनाने के ये फायदे होंगे। घाटा क्या होगा छोटा राज्य बनाने का, घाटा होगा कि प्रशासनिक व्यय में वृद्धि होगी, सीमा विवाद हो सकता है राज्यों के बीच, राज्यों के बीच कई सीमा विवाद, स्पेशली नदी जल विवाद, कई राज्यों के बीच नदी जल विवाद है। अगर घाटा है कि और अगर छोटा राज्य बनाओगे ज्यादा तो और मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी, और ज्यादा छोटा राज्य होगा तो हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना रहती है। तुरंत दो विधायक इधर से उधर गए, पार्टी खत्म, सरकार बदल जाएगी। तो यहां पे हॉर्स ट्रेडिंग, जैसे गोवा में देख लो 40 के आसपास, 40 शायद विधायक हैं, कई बार विपक्ष में 18 है और पक्ष में 21 है, 22 है, पता नहीं से 3 इधर से उधर हो गए, शासन बदल गया। अगर 3 लोगों को भी विपक्षी ने खरीद लिया, पार्टी पता चलता है कि सरकार बदल गई, ये पार्टी से वो पार्टी, तो खूब उल्टा पुल्टा होता है छोटे राज्य में। ये छोटे राज्य बनाने के घाटे हैं। प्रशासनिक व्यय बढ़ता है, सीमा विवाद की संभावना होती है, हो सकता है कि और जगहों पे खूब मांग उठने लगे कि राज्य यहां पे भी बनाइए, और मांग बढ़ सकती है। हॉर्स ट्रेडिंग ये घाटा है, फायदा है जनता की भावनाओं की संतुष्टि होती है, क्योंकि पब्लिक डिमांड तो होना ही चाहिए, प्रशासन में कुशलता आ जाती है, सरलता आ जाती है। कई बार बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो पता झारखंड के पहले जब बिहार एक था तो वहां पटना में मुख्यालय था, अब पटना आने में पता चलता है कि 16 घंटा लग रहा है किसी को। अब लोग अपने मुख्यालय में आराम से पहुंच के वहां अपना सारा काम करा सकते हैं। तो छोटा राज्य बनाने का फायदा, छोटा राज्य बनाने का घाटा। और इस बेस पे आप बताओगे बुंदेलखंड एरिया के बारे में, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या छोटा राज्य बनाया जाना चाहिए, तो पहला उत्तर बताओ, उत्तर का पहला लाइन कि सर अगर समुचित आधार हो तो छोटा राज्य बनाया जाना चाहिए। छोटा राज्य बनाने का सरकार कानून में प्रोविजन है, संविधान अनुमति देता है, परंतु आप बोलते वक्त ये बोलो कि सर अगर समुचित आधार हो तो छोटा राज्य बनाया जाना चाहिए। आपने एक सवाल को ऐसा सवाल दिया कि सामने वाला फिर पूछेगा क्या समुचित आधार है बताओ, तो बोलो कि सर कुछ अगर कंडीशंस फुलफिल हो रहा हो तो सर बनाया जा सकता है उसके बारे में। जैसे जनता की भावनाओं की संतुष्टि हो रही हो, प्रशासन में कुशलता आ रही हो, ज्योग्राफिकल और कल्चरल थोड़ा वहाँ का डायमेंशन अलग हो, और जो स्टेट बने वो इकोनॉमिकली वायबल हो। ऐसा नहीं कि छोटा राज्य बना दे और चल ही नहीं पाए, खर्चा सेंटर पे थोप दे टोटल। अगर आर्थिक रूप से सक्षम भी रहे कि अपना वो मेंटेन कर ले, इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। सब आता है पॉइंट्स में, रिसर्च मत करना अभी इंटरव्यू के लिए। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो उसका पॉइंट निकालो, ये 4 पॉइंट पक्ष में, 4 पॉइंट एंटी में, ये 4 पॉइंट भविष्य के लिए, काम खत्म। पिन पॉइंट तैयारी होनी चाहिए। क्लियर? और छोटा राज्य बनाने के लिए, छोटा राज्य राज्य सरकार द्वारा संबंधित प्रस्ताव भी पारित करना चाहिए।
और आप कुल मिलाकर बोल सकते हो कि यदि साउंड ग्राउंड हो तो छोटा राज्य बनाया जा सकता है। आज जैसे ही आप कहोगे साउंड ग्राउंड तो आगे पूछेगा सामने वाला बोर्ड का मेंबर कि साउंड ग्राउंड कौन कौन से होने चाहिए, जरा बताओ आप। या पूछ सकता है छोटा राज्य का फायदा क्या है, छोटा राज्य का घाटा क्या है। हो गया उत्तर। रिसर्च क्यों करोगे? जो काम 5 मिनट 7 मिनट में हो सकता है, घंटों लोग 5-5 घंटा पढ़ते हैं। बताने का इतना ही मौका मिलेगा वहां पे। 1 2 3 4 5 काम खत्म। और आईएएस में उन लोगों को, पीसीएस में उन लोगों को ज्यादा सटीक आता है जो एकदम एनालिसिस करके एक एक पॉइंट बताते हैं। छोटा राज्य बनाने का काम ऐसा नहीं कि पहले वाले पॉइंट को खूब लंबा बोलो कि 4 आधारों पे सर छोटा राज्य बनाया जा सकता है। पहला प्रशासनिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इसी टाइप से उत्तर देना। क्लियर? स्वाति जैन पूछ रही है, चल पाएगा? लाइट की समस्या आ रही है, देखो जला। दर्शन और संस्कृत जैसे विषय जिनकी भारतीय संस्कृति जननी रही है, स्टूडेंट्स का रुझान इन विषयों के प्रति कम क्यों हो रहा है? इन विषयों के प्रति लोगों का रुझान को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? दर्शन और संस्कृति। स्वाति जैन, ध्यान करना, दर्शन और संस्कृत। दो पक्ष हैं, इसके पक्षों को ध्यान रखना। ये आप बोलना कि सर ये पूरी तरह से कुछ हद तक ये बातें सही हैं, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि दर्शन का एक भाग है योग, और योग दर्शन पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो रहा है। और सर संभावना ये है कि आगे आने वाले वर्षों में जो दर्शन के अन्य जो पक्ष हैं, अन्य जो दर्शन है, उनकी भी लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर बढ़े। आज तो योग की इतनी महत्ता बढ़ गई है कि हम इंडिया से बहुत सारे योग टीचरों को निर्यात कर सकते हैं। भारत में गरीबी को दूर करने में, बेरोजगारी दूर करने में योग की भूमिका हो सकती है। हम लाखों करोड़ों डॉलर स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं, योग के माध्यम से हम स्वस्थ हो सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त दवा दारू लिए बिना, और हम एक तरीके से खजाने में योगदान कर सकते हैं। और अब हम अपना खुद भी अब सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। इंडिया से बाहर खूब योग टीचरों की मांग होती है, और इंडिया से सीख कर जाने वाले तो आराम से वहां पहुंचते हैं और अपना स्कूल खोल के अपनी आजीविका अच्छे से चला लेते हैं। अभी तो इंडिया में आते हैं बाहर से विदेशी फॉरेनर्स, 1 महीने का कोर्स करते हैं, वो योग सूत्र पढ़ेंगे और कुछ वहां आसन प्राणायाम, वो अष्टांग योग का पालन करेंगे। 1 महीने की प्रैक्टिस करते हैं, एक डिग्री ले लेंगे। एक डिग्री मिल जाती है कि हाँ 1 महीने इन्होंने योग सूत्र का अध्ययन किया, ये किया, बेसिक्स इनको पता हो गया। वो अपने देश में जाकर योगा स्कूल खोल लेते हैं, अपने भी स्वस्थ, अगल बगल वालों को भी स्वस्थ। संस्कृत जो है ये अभी मानी जा रही है कि कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज संस्कृत है। तो दर्शन और संस्कृत के बारे में ध्यान करना कि अगर सामने का बोर्ड का मेंबर ये पूछते हैं कि दर्शन और संस्कृत क्यों नहीं, जबकि भारत में इसकी जननी है, क्यों नहीं इनका विस्तार हो रहा है, तो अब बोलना कि सर पीछे कुछ वर्षों में इसमें जागृति जरूर आई है। नहीं, ऑफ नहीं हुआ है, अभी क्लास शुरू, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी क्लास के फिर से हम आपके जो सवाल होंगे उनका मैं उत्तर दे रहा हूं। हाँ, सवाल ठीक है। क्लास ऑफ नहीं हुई, अब सवाल पूछें आप। जब आपके पूछे गए सवाल डिलीट हो गए हैं, अतः पुनः एक बार आप लिख के पूछ लें। आप आइडियल पर्सन के रूप में महात्मा गांधी बोल सकते हो। गांधी तैयार होकर जाना तो आप गांधी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट गांधी के साथ वाद मत लगाना कि गांधीवाद जैसा कोई शब्द है, इस पे विवाद है बुरी तरीके से। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे डाल दिया है गांधीवाद। इसी मुद्दे पे सामने वाला अगर बैठा हो थोड़ा गांधी का अच्छा जानकार तो कठिनाई पैदा कर सकता है। गांधीवाद जैसा शब्द को लेकर मत चलना कि गांधीवाद के बारे में ये है। बहुत सारे लोगों ने वाद का विरोध किया कि गांधी कोई वाद नहीं है। ध्यान रखना, वो अलग पक्ष है, वो मैं कभी अलग से बता दूंगा। सवाल को और पूछ लो।
देखो आइडियल पर्सन के रूप में मैंने क्लास ऑफ नहीं हुआ है, अचानक थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया था टेक्निकल। अभी क्लास हम लोग लगभग 1 घंटे का क्लास करेंगे प्रतिदिन। जो पूछना हो, लगता है कि सवाल आप नहीं बना रहे हो, कहीं पे बन नहीं पा रहा है, तो मैं उस पे भी क्वेश्चन नोट करा दूंगा, उसका उत्तर बता दूंगा। देखो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या अभी कानपुर में आई है, कानपुर में, तो ये तो गठजोड़ को दिखाता है। पुलिस माफिया गठजोड़ का ये नतीजा है। इसमें खाकी और खादी दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे होता है माफियागिरी, तो उसमें पुलिस का, नेताओं का और माफियाओं का, ये तीनों का नेक्सस बन जाता है। इस नेक्सस को तोड़ने की सख्त जरूरत है, और सरकार ने जितना सख्त स्टेप अभी लिया है, ऐसे ही स्टेप अगर हमेशा पास्ट में भी लेते रहते गए होते तो ये चीज भी उभर के नहीं आती। होता क्या है कि ऐसी चीजों में या तो खाकी को या खादी दोनों को बचाने का प्रयास होने लगता है। नेताओं को बिना नेता के वधस्थ के और बिना पुलिस के वधस्थ के इतनी हिम्मत इकट्ठा कर लेना संभव काम नहीं है। एक साथ 8 अधिकारियों की, उसमें पुलिस जवानों की मृत्यु और अधिकारियों की मृत्यु, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतना मन बढ़ा हुआ था, तो इसका मतलब एक लंबी फहरिस्त होगी। अपराध किया, कोई एक्शन नहीं हुआ, फिर अपराध किया। तो ये ध्यान रखना, ये कानून की कमजोरी नहीं है। कानून तो है, परंतु उसको लागू करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वो ये सत्यनिष्ठा का अभाव है। हम कहेंगे कि वहां का जो एसएचओ था, उसके अंदर सत्यनिष्ठा का अभाव था। शपथ लिया होगा कानून का, परंतु उसकी कथनी और करनी में अंतर रहा है। ऐसे समय में सख्त कदम उठाने चाहिए। और एक तो हमेशा सिस्टम में पारदर्शिता की सख्त कमी है, पारदर्शिता की कमी है, और सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। एक कोई ऐसा ओपन, आपसे पूछे आप क्या इसमें नया सुझाव देंगे, बोलो सर इसमें कोई एक नया ओपन पोर्टल बनाया जाना चाहिए, जहां पे अगर मान लो कहीं की शिकायत है किसी जिले की, किसी गांव की, और वहां उसको टैकल नहीं किया जाता, उस ओपन पोर्टल पे करे, अलग से इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के अंदर इसको देखरेख होना चाहिए, वो मैसेज करे वहां पे। इससे संबंधित पक्ष हैं, परंतु उसको इंप्लीमेंट करने का पक्ष ठीक नहीं है। अगर ऐसे में सख्त कानूनी कार्रवाई की गई और एक्शन लिया गया, तो निस्संदेह आगे आने वाले समय में मैसेज जाएगा, अपराधियों में भय पैदा हो जाएगा कि कहीं पे भी अगर ऐसा कार्य किया गया तो पुलिस, और ऑपरेशन क्लीन अभी चलना फिर से शुरू हो गया है। अच्छे अधिकारी, अच्छे जो अपराधी थे, पीछे जब ऑपरेशन क्लीन हो रहा था, उन्होंने अपना धंधा बदल दिया, दुकान खोल लिया, किसी ने कोई काम ठेला लगाना शुरू कर दिया। पुलिस चाहे तो बहुत चीज कर सकती है, पुलिस के पास तो सब इंफॉर्मेशन होता है, और अपराधी करके अगर पुलिस बहुत सतर्क है तो फिर यह संभव है। और पुलिस अभी भी बहुत हाईटेक नहीं है, ये ध्यान रखना आप। अपराधी ज्यादा हाईटेक हो गए हैं, उन्नत हथियारों से युक्त हैं। पुलिस अभी पुराने राइफलों से ही कई बार पहुंच जाती है, वो AK-47 से हैं, इधर में पुराने राइफल, कठिनाई पैदा होती है। इससे इनके मनोबल पर भी असर पड़ता है। आप देखोगे जो टीम जा रही थी, कोई उसमें कोई प्लानिंग के तहत वो रेड नहीं था, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं था। जो लोकल का जो ऑफिसर था वो सबसे पीछे चल रहा था, ऐसी जानकारी आ रही है। तो सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसमें सत्यनिष्ठा की कमी अधिकारियों में आई है, इन पे सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। और अगर हम सख्त एक्शन लेंगे तो आगे तक मैसेज जाएगा कि, और सब में मैसेज जाएगा, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। पांच ऐसे काम देखो, एसडीएम के रूप में पूरे वो जिस एरिया में आप हो वहां की व्यवस्था संभालने का काम, व्यवस्था में सब चीजें होती हैं। एसडीएम का एक संदर्भ लॉ एंड ऑर्डर भी हो जाता है, पुलिस का तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, ये ध्यान करना। बट उस एरिया में शिक्षा की क्या स्थिति है, मान लो स्कूल में टीचर नहीं जाते, एसडीएम एक्शन ले सकता है। अगर अस्पताल में
हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हो, वहां पे कालाबाजारी चल रही हो, व्यर्थ का उसमें उपाय चल रहा हो, तो एसडीएम उस पर एक्शन ले सकता है। स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे सकता है अपने इलाके में। तो एसडीएम का काम, और एसडीएम जो है जितने जितने सरकार के कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम हैं, कई सारे लोगों के हित में कार्यक्रम बने हुए हैं, महिलाओं के हित में, बच्चों के हित में, बच्चियों के हित में, वृद्धों के हित में, उनको लागू करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? एसडीएम के ऊपर। सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी, नीतियों एवं कार्यक्रम। फंड आएगा, इन लोगों के पास जाएगा, फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? पुलिस के पास कोई फंड थोड़ा नहीं आता है, पुलिस के पास डायरेक्टली कोई फंड नहीं है, और ड्यूटी निभाओ। कोई ऐसा नहीं कि बाहर से फंड आया कि ये आपको जनता में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस वर्ग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनको तो व्यवस्था बनाए रखने का प्रधान जिम्मा है, कानून और व्यवस्था। कहीं अपराधी हो तो अपराधी का पीछा एसडीएम महोदय थोड़ी करेंगे, अपराधी का पीछा ये एसपी होंगे, डीएसपी होंगे, ये लोग उसको हिट करेंगे? बोलो ये सुनो, जो डीवाईएसपी होंगे, एसएचओ होंगे, एसएसपी होंगे, वो लोग रहेंगे अपराधियों को खत्म करने में। तो अपराधियों पर सीधा नियंत्रण करने का काम तो इनके जिम्मे है, बट इनका भी दायित्व तो उसमें सम्मिलित हो जाता है। कानून और व्यवस्था बिगड़ती है तो एसपी और डीएम दोनों के ऊपर आता है मामला कि व्यवस्था को ठीक से संभाला क्यों नहीं गया। बोलो ये सुनो, तो एसडीएम का काम मल्टीपर्पज है, मल्टी डायमेंशनल है, कई प्रकार के काम है। एसडीएम चाहे तो अपने इलाके में स्वच्छता अभियान में नया जान फूंक सकता है, हॉस्पिटल का दौरा औचक निरीक्षण करके वहां पे भी एक्शन ले सकता है, ये उसके दायरे में है। शिक्षा में भी व्यवस्था कर सकता है। बोलो ये सुनो, पहले नाम लिखो तब मैं पूरा बताऊंगा। देखो, नक्सलिज्म और टेररिज्म को समाप्त करने में गांधी की भूमिका, ये पूछ रहे हैं, आकांक्षा पूछ रही है, नक्सलिज्म और टेररिज्म को समाप्त करने में गांधी की भूमिका, नक्सलिज्म और टेररिज्म को। तो गांधी एक बहुत बड़ा करते थे काम कि वो मनोवृत्ति परिवर्तन की बात करते हैं। जब वो सत्याग्रह करते हैं, सत्याग्रह, तो सत्याग्रह करके वो हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। हृदय परिवर्तन एक तरीके से मनोवृत्ति परिवर्तन है। तो अगर हम नक्सलियों का और आतंकवादियों का हृदय परिवर्तन, नक्सलियों का कभी कभी हृदय परिवर्तन हुआ है, ये आतंकवादियों का हृदय परिवर्तन होने में दिक्कत है। तो ध्यान करना, हमें प्रयास करना चाहिए कि मनोवृत्ति परिवर्तन करें। गांधी हमेशा सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, ध्यान करना, और यहां पे तो हम आतंकवादियों के साथ अलग टाइप की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ध्यान करो, गांधी सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, परंतु जब उनसे पूछा जाता है कि हिंसा और कायरता में से कौन अच्छा है, तो कहते हैं हिंसा ज्यादा अच्छी है। हम जब टेररिस्ट को पकड़ने जाते हैं तो पहले हम निवेदन करते हैं कि भाई आ जाओ, सरेंडर कर दो, उनके घर वालों को भी बुला लेते हैं, परंतु उसके बावजूद भी अगर नहीं बात माने तो फिर तो करेंगे। गांधी का खुद का स्टेटमेंट है, हिंसा और कायरता में से चुनना हो तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे? मानवता के हित में ही लास्ट में आप ध्यान करो, करो और मरो का नारा दिया था उन्होंने, डू और डाई। परंतु करो और मरो का नारा क्यों दिया? जब और सारी चीजें, उपाय जो था सब खत्म हो गया, याचना कर ली, असहयोग कर लिया, सभी ने अवज्ञा कर लिया, मीटिंग बुला ली, उनसे निवेदन किया गया कि भाई कुछ करो हम लोगों के लिए, देश को आजाद करो, करने के लिए रेडी नहीं। तो जब सारे शांतिपूर्ण उपाय खत्म हो गए तो बचता क्या है? गांधी के ऊपर लोग कई बार आक्षेप लगाते थे, करो और मरो, 1942। बोलो, तो वो ये नारा सबसे बाद में आया है ना, उसके पहले देखो असहयोग आया, सभी ने अवज्ञा आया, गोलमेज सम्मेलन आया, कई सारी चीजें चलती रही, बातचीत का दौर कि भाई कर लो। जब सारी उपाय ही खत्म हो गए तो बचता एक ही है।
तो नक्सलवाद टेररिज्म में गांधी का ये कहना कि मनोवृत्ति परिवर्तन किया जा सकता है, एक उपाय, अगर हम नक्सलियों का हृदय परिवर्तन करा दें तो संभव है कि वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आ जाए। कई बार आतंकवादी भी कभी कभी वो अपना सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं। तो ये एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष देखो, नक्सली और टेररिज्म में देखोगे तो ऐसे लोगों का अगर जीवन देखोगे ना, तो आरंभ में कभी भी इनको नैतिक शिक्षा नहीं दी गई है, चरित्र निर्माण की कोई बात नहीं हुई है। तो गांधी कहते हैं कि आरंभ में, जीवन के आरंभ से ही धर्म की शिक्षा दो। धर्म का मतलब नैतिकता के मूल्यों की, और जिसको खूब नैतिकता और मूल्यों की शिक्षा मिली है वो आगे चलकर ऐसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा। गांधी का एक कहना था, ये भी एक तरीके से नक्सलिज्म और जो टेररिज्म है ये भी आजीविका पूर्ति का एक तरीके का साधन भी है, ध्यान रखना। नक्सलियों को भी खूब फंड आता है बाहर से। टेररिस्ट का तो उद्देश्य ही हो जाता है कि एकदम भय और हिंसा पैदा करो। अब जितने टेररिस्ट के हेड हैं वो खुद सम्मिलित नहीं होते हैं, दूसरों को भेजना पसंद करते हैं। तो आप गांधी का एक तो ये हृदय परिवर्तन वाली बात करोगे, दूसरा शिक्षा की बात करोगे, और तीसरा वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि अंतःकरण युक्त सुख होना चाहिए। नक्सली जब हिंसा करते तो उनको बड़ा सुख मिलता है, टेररिस्ट जब किसी को मारते हैं तो सुख मिलता है, परंतु क्या उस सुख में अंतःकरण युक्त सुख है? उनकी अंतरात्मा कभी भी उसको अलाउ करेगी? छोटे बच्चों को कई बार मार देते हैं, पुलिस के जवानों को हिट कर देते हैं, उनके पूरे घर परिवार के लोग रोते हुए नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में वो सुख, तो जब किसी को किल करते तो उनको लगता है मुझे बहुत सुख हुआ, मैंने बहुत अच्छा काम किया, परंतु अंतःकरण कभी भी उनका अलाउ नहीं करेगा। जैसे किसी के साथ छेड़खानी कोई करता है तो उसे लगता है कि मैं बहुत सुख पा रहा हूं, बट जिसके साथ छेड़खानी अगर सुसाइड कर ले तो उनका अंतरात्मा कभी भी उसको जीवन में सुखी नहीं रहने देगा, और ऐसा खूब होता है। तो स्पेशली मनोवृत्ति परिवर्तन में आप दिखा दोगे गांधी की भूमिका। टेररिस्ट में तो हम सीधे सीधे कई बार हिट कर देते हैं, एक बार मगर अवसर तो देते हैं ना, अवसर देते हैं कि आप आ जाओ मुख्य धारा में, आप समर्पण कर दो, आपको हिट नहीं किया जाएगा। परंतु जब नहीं मानते हैं तो फिर अंतिम उपाय के रूप में कोई उपाय ही नहीं है ना, नहीं तो वो सामने आपको हिट करके खत्म कर देंगे। तो जब कोई उपाय नहीं है, आपने समझा लिया, बुझा लिया, उनको कन्विंस करने का प्रयास किया, वो मानने के लिए रेडी नहीं है, तो अंतिम उपाय क्या? गांधी भी कहते हैं, वहां कायर बनोगे क्या कि छोड़ के चल जाओगे डर के? वहां तो हिंसा करनी पड़ेगी। क्लियर? तो गांधी को आप इस संदर्भ में सपोर्ट में ला सकते हो। रेशमारा पूछ रही है, इट इज क्लियर। देखो, रोल ऑफ फिलॉसफी का एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा कि प्रशासन में फिलॉसफी का क्या योगदान है। पहला ये बनेगा, प्रशासन में फिलॉसफी का क्या योगदान है, प्रशासन में दर्शन शास्त्र किस प्रकार उपयोगी, ये हमने चर्चा कर रखी है, आप इसको देख लेना। दूसरा ये पूछ सकता है, कौन सा दर्शन प्रशासन में विशेष रूप से उपयोगी, कौन सा दर्शन प्रशासन में? तो कौन सा दर्शन प्रशासन में, तो कौन सा दर्शन बताओगे? अब कौन से दर्शन में आप बुद्धिज्म को भी ले सकते हो, आप चार्वाक को भी ले सकते हो, आप गीता को ले सकते हो, और आप अगर अभी की स्थिति है तो दिखा दो योग, कि सर योग दर्शन प्रशासन के लिए बहुत उपयोगी है। योग करते हैं हम फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं, और फिजिकली और मेंटली फिट है तो हम अपने कार्यों को ज़्यादा बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे, हम अपने दायित्वों को ज़्यादा कुशलतापूर्वक संपन्न करेंगे, क्योंकि फिजिकल और मेंटल फिटनेस आ गई। तो स्वस्थ रहने पे मेंटली और फिजिकली हम अपने कर्तव्यों को ज़्यादा बेहतर तरीके से संपादन कर सकते हैं। तो योग दर्शन दिखा दो, विवाद भी कम होगा और प्रशासन में उपयोगी भी हो गया। गीता को दिखा सकते हो, कहता है कर्म करो, आपका जो दायित्व है उसे करो, ज्यादा फल की चिंता मत करो कि फलाने जी सीनियर नाराज हो जाएंगे। कौन? आपने कर्म किया, एकदम निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करो, हमेशा फल की चिंता में मत रहो। अगर प्रत्येक व्यक्ति, देखो कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, परंतु हमेशा फल में ही विचरण करना ठीक नहीं है। तो गीता का प्रशासन में भूमिका है।
फिलॉसफी का प्रशासन में ये यूज मैंने कल बताया है, आप इसको यूट्यूब पे मैंने बताया, बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, ध्यान करना। पहला पॉइंट जैसे कर सकते हो कि दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी चीज का अध्ययन तार्किकता के साथ करते हैं, व्यापकता में करते हैं, सर्वांगीण रूप से करते हैं और समीक्षात्मक रूप से समीक्षात्मक और मूल्यात्मक रूप से करते हैं। मूल्यात्मक रूप से ये जो दृष्टिकोण है वो प्रशासन के लिए उपयोगी है, दृष्टिकोण प्रशासन में उपयोगी। दूसरा पॉइंट, दर्शन जो है हमें अपना कर्तव्य बोध कराता है, कर्तव्य बोध कराता है। दर्शन ये कहता है कि जीवन जो है, संसार जो है एक रंगमंच की भांति है, प्रत्येक को अवसर मिलता है काम करने का। जो अवसर तो सबको मिलता है, जो अपने अवसर को ठीक से संपादित करता है दुनिया उसे याद करती है। तो ये हमें संदेश मिलता है कि अगर हम प्रशासनिक ऑफिसर बनते हैं तो ये हमारे लिए एक अवसर मिल रहा है कि हम ऐसा काम करें कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी लोग याद करें अच्छे कार्यों के लिए। ये बताता है कि पशुवत जीना नहीं है, हमें मानवीय जीवन जीना है। दर्शन इस बात को, दर्शन हमें मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाता है, मूल्यों के प्रति संवेदनशील, मूल्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है कि हमें अच्छे, क्योंकि देखो भारतीय दर्शन में, अधिकांश दर्शनों में मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य है और मोक्ष की प्राप्ति हमेशा मूल्यपूर्ण गतिविधि से ही होगी। अच्छा करोगे तभी मोक्ष तक जाओगे, नहीं तो बंधन में फंसे रहोगे। दर्शन जो है, दर्शन में हमें फेनोमेनोलॉजी पढ़ना है। फेनोलॉजी बताता है कि जो भी चेतना में आए उसका बिल्कुल निष्पक्ष और तटस्थ होकर अध्ययन करो, पूर्वाग्रह से रहित होकर। हमें प्रशासन में भी जब कोई समस्या है तो पूर्वाग्रह से युक्त होकर नहीं देखना चाहिए, हमें निष्पक्ष तटस्थ पूर्वाग्रहों से रहित होकर समस्या को समझने का, जानने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम उसका ठीक से समाधान निकाल सकते हैं। प्रशासन में फेनोलॉजिकल अप्रोच बहुत उपयोगी है। प्रशासन में अस्तित्ववाद की भी उपयोगिता। अस्तित्ववाद कहता है कि प्रामाणिक जीवन जीना चाहिए, ऑथेंटिक लाइफ। हमें स्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए और उसके उत्तरदायित्व को वहन करना चाहिए। निर्णय लो, कई बार प्रशासनिक अधिकारी डरता है निर्णय लेने से, पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसी स्थिति हो निर्णय लो और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसको वहन करो। तो ये मनुष्य को उत्तरदायी बनाता है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति, कर्तव्यों के संदर्भ में उत्तरदायी होना चाहिए। हमें दर्शन में डेकार्ट का अध्ययन करना है, जो 4 फिलोसफिकल रूल्स बताते हैं। किसी को भी सत्य मत मानो जब तक किसी को भी सही नहीं मान जब तक उसकी सत्यता स्पष्ट और परिस्पष्ट न हो जाए। ऐसा नहीं कोई आके बोले आप IAS ऑफिसर, कोई आके बोल दे आप मान के एक्शन ले लो, SPO मान के एक्शन ले लो। पहले खोजबीन करो जो बातें हैं वो सही है ना। समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, सबसे सरल टुकड़े से शुरू करो, धीरे धीरे जटिल समस्या की ओर बढ़ो। निष्कर्ष तभी देना चाहिए जब पूर्णता में परीक्षण हो चुका हो। डेकार्ट उपयोगी है। प्रशासन में योग दर्शन की उपयोगिता। योग करते हैं तो फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं। मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे तो हमें फिलॉसफी में गीता पढ़नी है। गीता बताती है कि हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। आप प्रशासनिक अधिकारी हो तो आपके बहुत सारे कर्तव्य होंगे। कई बार अधिकारी कर्तव्य का पालन नहीं करता है। गीता हमें कर्तव्य निष्ठ बनाती है। ये सुनो, बजाय कि फल से प्रभावित होकर आप कर्तव्य से विमुख हो जाओ। ये बातें प्रशासन में उपयोगी हैं। बोलो, हमें दर्शन शास्त्र में नीति शास्त्र भी पढ़ना होता है, जो हमें बताता है कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म प्रशासन में भी उपयोगी है। आज तो एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स की बात की जा रही है। हम इथिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन में ले जा रहे हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म, उस संदर्भ में नीति की बात होती है और नीति दर्शन का ही पाठ है। लिख दोगे, इतना चीज बता दोगे, कितना बताओगे। NSS किया है, नेशनल NCC है, नेशनल कैडेट कोर, और नेशनल सर्विस है लास्ट में NSS।
एनएसएस का फुल फॉर्म जरा बताओ। नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम। तो ध्यान करना, एनएसएस की हो तो एनएसएस के बारे में ध्यान करना। एनएसएस का मोटो क्या है, एनएसएस और एनसीसी में अंतर क्या है, बोल सकते हो एनएसएस बोलना। एनएसएस का पंच, जैसे एनसीसी का भी पंच लाइन होता है, एनएसएस का भी पंच लाइन होगा। कब स्थापना हुई थी, इसका मुख्य कार्य क्या है, एनएसएस से समाज को क्या फायदा हो जाएगा अगर ऐसे हम जाएंगे तो ये आप बोल सकते हो, एनएसएस बोलो। तो अगर मान लो एनएसएस के साथ एनसीसी बोल रहे हो तो इसमें सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सब भी ध्यान रखना। देखो सत्येंद्र पूछ रहे हैं आध्यात्मिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी है। देखो धार्मिकता और आध्यात्मिकता, संदर्भ को ध्यान रखना, गुण और गंभीर टॉपिक। धार्मिकता की पराकाष्ठा में आध्यात्मिकता आती है। हम में से अधिकांश लोग धार्मिक है, पर धार्मिक आदमी स्वार्थी हो सकता है। मंदिर में कोई पूजा कर रहे हो और कहीं मस्जिद में कर रहा हो, नमाज अदा कर रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनहित में ही काम करेगा। हो सकता है स्वार्थी हो, अपने हित को वरीयता देता हो, संभव है, जाके वहां पे वंदना कर करके अपने चीजों को मेंटेन किए हो। आध्यात्मिक जो हो जाएगा ना, वो सबके हित में काम करेगा। जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय कोई भेद नहीं है। धार्मिक आदमी हो सकता है कि अपने धर्म के लोगों को देखेगा गरीब तो मदद कर दे, और दूसरे धर्म का होगा तो कहेगा इसको हटा दो। स्वार्थीपन का भाव हो सकता है धार्मिक व्यक्ति में, बट आध्यात्मिकता आ गई ना तो सर्वांगीणता आ जाती है। और फिर वो जाति के, धर्म, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसकी मदद करेगा। आप कुछ लोगों को देखोगे आध्यात्मिक, तो धार्मिकता की पराकाष्ठा में आध्यात्मिक होगा तो धार्मिकता वाली बात तो वहीं जाएगी, परंतु धार्मिक होगा तो आध्यात्मिक होगा ये कोई आवश्यक नहीं है। आप शब्द बोलना, धार्मिकता की पराकाष्ठा में आध्यात्मिकता की स्थिति आती है। ज्यादातर लोग यहीं पे रुके हुए हैं धार्मिकता तक में। मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गिरजाघर जा रहे हैं, और स्वार्थी भी बना हुआ है। अपने धर्म के लोगों को मदद करता है, दूसरा बूढ़ा, बीमार, गरीब भी हो ना, उसको भी चाहेगा खत्म हो जाए, स्वार्थी। और हो सकता है उसी धर्म का कोई व्यक्ति का आध्यात्मिकता का प्रवेश हो जाए, आध्यात्मिकता आ जाए, तो हो सकता है वह हिंदू धर्म का हो, इस्लाम का हो, क्रिश्चियनिटी का हो, और उसके पास जो चला जाएगा ना, किसी भी जाति का चला जाएगा, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का, वो स्वाभाविक तरीके से उसकी मदद करेगा, उसके हित में सोचेगा, उसके विरोध में काम नहीं करेगा। ऐसे लोगों की संख्या कम है, ये तो भरे पड़े हैं। कोई पूजा कर रहा हो, कहीं पे अगरबत्ती दिखा रहे हो, मंदिर मस्जिद में कहीं कुछ काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ईमानदार होगा, बहुत डेड ऑनेस्ट होगा, ये नहीं। धार्मिक अगर आध्यात्मिकता है तो निस्संदेह ईमानदार होगा। देखो रेशमा आला बोल रही है, मैं सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स से नेशनल अवार्डेड हूं, शुड आई मेंशन इट टिल पॉसिबल क्वेश्चन। देखो लिख सकते हो, ये आपका तो एक बोनस है ना, ये आप एडेड एडवांटेज है ना आपके साथ, कि आप सेंट्रल मिनिस्ट्री में काम कर चुके हो, यूथ और पार्लियामेंट्री अफेयर्स में काम कर चुके हो, वहां से आपको अवार्ड मिला है। तो पूछ सकता है कि ये पार्लियामेंट, यूथ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर का जो ये है पार्ट है, वहां पे कितने साल तक आप काम किया, अगर आप वहां पे वर्क किए हो तो, अगर वर्क, या फिर जो आपको अवार्ड मिला, अगर वर्क नहीं कोई अवार्ड मिला है तो किस काम के लिए अवार्ड मिला, अवार्ड देने का उद्देश्य क्या होता है। अच्छा, अवार्ड लेने के बाद भी आप क्यों इससे, आपके लिए तो और भी क्षेत्र हो सकता है। ये तो आपका एक बोनस पॉइंट है, इससे लगेगा कि डायनेमिक कोई पर्सनालिटी सामने बैठी हुई है। आसान थोड़ी होता है नेशनल अवार्ड लेना। बोर्ड को अच्छा लगेगा कि भाई नेशनल अवार्डी व्यक्ति एसडीएम बनना चाह रहा है, ये तो प्लस पॉइंट है। आप क्वेश्चंस खुद याद करो, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, इसके हेड कौन है, अभी इसका क्या क्या काम है, ये मिनिस्ट्री कब से एग्जिस्टेंस में है, किन चीजों को ये प्रमोट करती है, किस काम के लिए आपको अवार्ड मिला है, अवार्ड मिलते समय आपकी फीलिंग क्या थी, आप इतना अवार्ड मिल के आप दूसरे फील्ड में और उसी फील्ड में क्यों नहीं आप अच्छा काम कर रही हैं, एसडीएम क्यों आप बनना चाह रही हैं। ऐसे सवाल बन सकते हैं,
और आपको नेशनल अवार्ड मिला है, ऐसे ही एक एडवांटेज होगा आपको। कई लोग बोलते हैं मना कर दो, बट प्रश्नों से बचने के लिए आप अपनी अच्छी चीज को छुपा लो, ये ठीक नहीं है। आप उसकी तैयारी करके जाओ ना। अगर सामने वाला बोर्ड जब पढ़ता है, आपका बायोडाटा लगता है कोई डायनेमिक आदमी आया है हमारे पास। क्लियर? कितने लोगों को नेशनल अवार्ड होगा, आपको मिला है तो ये अच्छी बात है। और आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं मत बताओ, सवाल बन जाएगा। तो सवाल से भागने से थोड़ी होता है, सवाल को तैयार करने से होता है। और अगर सवाल है तो जवाब पक्का होता है। आप कोई सवाल बना रहे हो और नहीं उसका उत्तर आ रहा है तो हमसे पूछो, मैं बता दूंगा। देखो, किसी को भी चूज कर सकते हो। मान लो आपसे पूछा आपको कौन सा फिलोसफर अच्छा लगता है, और ज्यादा बोलना नहीं चाहते हो, कि बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहते हो, बोल दो वेस्टर्न फिलोसफी में डेकार्ट अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? तो उन्होंने दर्शन को अंधविश्वास से हटाकर संदेह विधि दी कि हमें किसी भी चीज को ऐसे नहीं मानना चाहिए जब तक कि वो स्पष्ट और परिस्पष्ट ज्ञान न हो जाए। पूछा जाए डेकार्ट के बारे में बताओ, बोलो डेकार्ट एक बुद्धिवादी दार्शनिक है, बुद्धि को यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं। वे द्वैतवादी दार्शनिक हैं, दो प्रकार के तत्वों की सत्ता मानते हैं। और उनका महत्व बता दो, इसलिए मुझे डेकार्ट अच्छे लगते हैं। डेकार्ट का महत्व हमने प्रिंटेड नोट्स में दे रखा है, मैंने दे रखा है ग्रुप में, आप लोग कलेक्ट कर लेना। डेकार्ट का महत्व, 4 महत्व याद कर लो, उनके दार्शनिक नियम को याद कर लो, बता दो इसलिए मुझे डेकार्ट अच्छे लगते हैं। आप किसी को बोल सकते हो। मान लो इंडियन में पूछा जा रहा है और चाहते नहीं हो कि बहुत सवाल बने, तो बोल दो कि मुझे वैशेषिक दर्शन अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है वैशेषिक दर्शन? परमाणुओं से जगत की सृष्टि की बात की है। पूछ दो, बता दो कि सांख्य दर्शन अच्छा लगता है, जगत विकास का परिणाम है, बड़ा साइंटिफिक थियरी है सर। अब विज्ञान भी कहता है विकास का परिणाम है। थोड़ा ज्यादा बोलना चाहते हो तो बुद्ध बता दो, शंकराचार्य बता दो, शंकर। और हमने बुद्ध के क्यों अच्छा लगता है मैंने महत्व बताया है, शंकर के बारे में मैंने महत्व बता दिया है। तो मान लो अगर आपसे पूछा जाए आपको कौन सा फिलोसफर अच्छा लगता है, आप बोले हो शंकराचार्य अच्छा लगता है, तो 2 सवाल सीधे बनेंगे। शंकराचार्य की फिलोसफी क्या है आप बता दो, शंकराचार्य क्यों अच्छे लगते हैं तो महत्व बता दो कि शंकराचार्य का ये महत्व है इसलिए हमें अच्छे लगते हैं। कांट बता दो, प्लेटो बता दो। कांट और प्लेटो भी बता सकते हो, प्लेटो बता सकते हो, कांट बता सकते हो। कांट ने जैसे पीछे की धाराओं को अपने में मिलाया, समन्वय स्थापित किया पूर्ववर्ती विचारधाराओं का, कांट ने भी पूर्ववर्ती विचारों का समन्वय स्थापित किया है। प्लेटो के दर्शन में भी ये लोक है और वो लोक है, ये लोक और वो लोक। कांट के दर्शन में भी न्यूमेना और फेनोमेना है, फेनोमेना ये हो गया और न्यूमेना वो हो गया, ये स्वर्णो। प्लेटो में भी है ये लोक है और वो लोक है, एक अनुभव जगत है और एक प्रत्ययों का जगत है। इसे मुझे वेस्टर्न फिलोसफी प्लेटो और कांट अच्छे लगते हैं। तो बता दो भाई दोनों में समन्वय, दोनों में समानता क्या है, दोनों में विषमता क्या है। कांट ने समन्वय किया है धर्म और विज्ञान में, विज्ञान और धर्म में। कहता है इस जगत में विज्ञान की बात मानो और उस जगत में धर्म की बात मानो। धर्म और विज्ञान के झंझट को दूर करने का प्रयास किसने किया? कांट ने। दोनों में तालमेल। लौकिक जगत में, दृश्य जगत में विज्ञान जो कहता है उसकी बात माननी चाहिए, बट जो अदृश्य जगत है, जो देश काल से परे, वहां किसकी बात मानो? जो रिलीजन कर रहा है, वो आस्था और विश्वास का विषय है। रास्ता उसने खोला है, धर्म और विज्ञान दोनों को बचाया है। कांट ने ह्यूम के संशयवाद के प्रहार से धर्म को बचाया। किसको बचाया? धर्म को बचाया। कांट ने दोनों को बचाया, धर्म को भी बचाया है और विज्ञान को भी बचाया है। देखो, कांट ने, वो ह्यूम ने कहा था संशय, अनुभव से संशय की ही प्राप्ति होती है। अनुभवात्मक ज्ञान पे हम संशय कर सकते हैं, तर्कतः निश्चित और असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो थोड़ा लाइन ठीक से ध्यान रखना। ह्यूम ने, कांट ने, स्पेशली कांट के बारे में बोलोगे, कांट ने संशयवाद से विज्ञान को बचाया
और विज्ञान के प्रहार से धर्म को बचाया। फिर से बोल लो एक बार, कांट ने ह्यूम के संशयवाद के प्रहार से किसको बचाया? विज्ञान को। और विज्ञान के प्रहार से किसको बचाया? धर्म को। इस जगत में विज्ञान को माना, पारलौकिक जगत के संदर्भ में धर्म की भूमिका को स्वीकार किया। सात अगस्त को इंटरव्यू है तो सर सबसे लास्ट में इंटरव्यू है। देखो रेशमा, कब इंटरव्यू है इससे प्रॉफिट और लॉस मत सोचो। जो आपको इंटरव्यू का डेट अगर आ गया है, आपको मिला हुआ है, तो मान के चलो कि यही डेट मेरे लिए बहुत अच्छा है। कोई आपको बोलता है कि लास्ट में आपका हो रहा है, ये ठीक नहीं है, आपका कठिनाई होगा, बिल्कुल मत सुनो, उनको किनारे करो। अब डिसाइड हो गया कि 7 अगस्त को सर बेनिफिट या लॉस 7 अगस्त को आपका है, तो इसके फेवर में सोचो, क्यों एंटी में सोचोगे? डिसाइड हो गया है ना। अगर आप एंटी में सोचोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। क्यों सोचोगे? कोई कहेगा, आपको हो सकता है आगे बोले आपका तो लास्ट में पड़ गया, आपका तो ठीक नहीं होगा। अब तो अच्छी बात है, आपके पास तो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगा, सब तैयारी करके खूब अच्छे से तैयारी करके जाओगे। जो पहले दिन होगा उसको तो पता ही नहीं होगा सवाल क्या पूछा जाएगा, किस रेंज में जाएगा। निगेटिव क्वालिटी में इंट्रोवर्ट तो रहना बोल सकते हो। जब मैं 1 to 1 मैं वीसी कर लूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर लेंगे आपस में। स्वाति जैन बता रही हैं, देखो आपके जब पूछा जाता है, जैसे मान लो आपसे पूछा जाता है, ये यूपी में कई पूछा है कि आप अपने 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट और 3 वीक पॉइंट बताएं, पूछा गया। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट में मैं 8-10 बता देता हूं और वीक पॉइंट में 7-8 बता देता हूं, इसमें से चुन लो। और ये सवाल कुछ अपनी 3 कमजोरियां और 3 मजबूत पक्ष बताइए, पूछा गया है। सारे लोग बोलो, पूछा गया है। तो मैं आप नोट कर लो 3 स्ट्रॉन्ग और 3 कमजोर पॉइंट, नोट करो। मैं लिखवा देता हूं, आप उसमें से अपने तरीके से चुन लेना, आप अपने तरीके से चुन लेना। पहले वीक पॉइंट बता देता हूं कौन कौन सा। चुनना कि आप में सबके ऊपर सब चीज लागू नहीं होगा। आप बोल सकते हो पहला वीक पॉइंट, सर थोड़ा अधिक भावुक हूं, अधिक भावुक, इमोशनल। चुनना अपने तरीके से, ध्यान करना वो कौन सा चीज आपके ऊपर सेट होता है। दूसरा, कमजोरी में है कि सर लोगों पे सहज विश्वास नहीं कर पाता हूं। कई बार सही भी बोलता है तो विश्वास नहीं होता। इतना पूछे ऐसा क्यों? बोलो सर इतनी बार धोखा खा चुका हूं कि सर सहज विश्वास नहीं होता। या फिर ये कि सहज विश्वास हो जाता है, ये भी बोल सकते हो कि सर मैं सहज विश्वास कर लेता हूं। इसको नहीं की जगह पे आप बोल दो सहज विश्वास कर लेती हूं, ये भी एक कमजोरी। बोली कमजोरी कैसे? मान लो अगर आपने कहा कि सामने वाले ने पूछा आप अपनी 3 कमजोरी बताएं। पहली कमजोरी सर मैं लोगों पे सहज विश्वास कर लेती हूं, तो सामने वाला बोर्ड पूछेगा ये कमी कहां? बोलोगे सर इसके चलते कई बार मुझे कठिनाई आ गई है, मैं इसी में धोखा खा जाती हूं। तो पूछ सकता है कि ऐसा अगर सहज विश्वास करती तो प्रशासन में कैसे जाएंगे? बोलोगे सर ये मुझे पता चल गया है मेरी कमजोरी है, मैं इसे ठीक कर लूंगी। मुस्कुरा के हल्के से जवाब दे दो, क्या दिक्कत है? सहज विश्वास कर ले तो ये भी एक कमजोरी है। नेक्स्ट, आप बोल सकते हो कि सर कभी कभी कमजोरी में आपके 3 कमजोर पॉइंट्स कौन से हैं? आप बोल सकते हो सर कभी कभी काम करने के क्रम में स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं रख पाती हूं। बोलो सर पिछली बार मेंस के ठीक पहले बीमार पड़ गई थी, इतना मैं फोकस थी। ये बोलना नहीं है, ध्यान रखना। आप ये बोल सकते हो कभी कभी कार्य करने के क्रम में, काम पे ध्यान देने, पढ़ाई के क्रम में स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाता हूं। और पूछे कैसे? तो बोलो सर पिछली बार ही एग्जाम के समय ही मैं बीमार पड़ गई थी। कुछ भी खा पी लेना आदमी, कई बार ऐसा लोग होता है काम में इतने संलग्न हो जाएंगे अपने जो वर्क पे, स्वास्थ्य पे, ये भी एक कमजोर पॉइंट है। नेक्स्ट, आप बोल सकते हो अगर आपका व्यक्तित्व थोड़ा सख्त टाइप का है, वो बातचीत से पता चल जाता है। अगर आपका व्यक्तित्व थोड़ा सख्त टाइप में है तो आप बोल सकते हो कि सर मैं थोड़ा ज्यादा अनुशासित हूं, तो कई बार अगल बगल वाले लोगों को दिक्कत आने लगती है मुझसे।
जो ज्यादा व्यक्ति डिसिप्लिन होता है ना, उसके अगल बगल वाले थोड़े खार खाए रहते हैं कि हमेशा टोकता रहता है, ये मत करो ये मत करो। थोड़ा अधिक अनुशासित हूं, परिणाम स्वरूप अगल बगल के लोगों को कई बार दिक्कत हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, आप बोल सकते हो कि सर अगल बगल अगर कहीं अगल बगल में कुछ गलत होता हुआ देखता हूं तो गुस्सा आता है। अच्छी बात है, गुस्सा आते, कमी भी है, गुस्सा आना कमजोरी का लक्षण, बट अच्छी बात है। आप ऐसी कमजोरी बताओगे जिसमें कुछ ना कुछ अच्छा भाव भी छुपा हुआ हो, और ऐसा बताओगे जिससे दूर भी किया जा सकता हो। इस टाइप से नहीं बताओगे कि जब कमजोरी होती है मेरे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ये मेरी कमजोरी है, तो लग जाए कि ये तो गया मामला, ये इसको कहां से लेंगे हम, इसकी हृदय की धड़कन भड़कती है परंतु वो बोलोगे क्यों? क्लियर? आप बोलो कि कभी कभी ओवर कॉन्शियस हो जाता हूं, थोड़ा देखता हूं गलत, कुछ ज्यादा ही सतर्क हो जाता हूं, ओवर कॉन्शियस हो जाता हूं कभी कभी। बोल सकते हो कि थोड़ा अंतर्मुखी प्रवृत्ति का हूं, जो लास्ट में पूछा है स्वाति जैन ने, अंतर्मुखी, वो आपके व्यक्तित्व से समझ में आ जाता है। अगर आप बोलोगे ना तुरंत समझ में आ जाता है कि अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है। कई लोग अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, थोड़ा कम बोलना पसंद करते हैं, कुछ हो भी रहा हो तो अनदेखी कर दें, जाओ कोई बात नहीं जाओ। और इंट्रोवर्ट होते हैं, तो ये भी एक कमजोरी है, ये प्लस पॉइंट भी है परंतु कमजोरी भी है। ये खूब गम पीते रहते हैं, कुछ भी होगा अपने पी के बैठ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, जबकि वो समय बोलना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत हो रहा है। इतने अंतर्मुखी हो जाते हैं कई लोग, तो ये भी एक पॉइंट है। आप बोल सकते हो, जैसे मान लो अगर आपका चौथा अटेम्प्ट हो, 5वां अटेम्प्ट हो, तब आप इंटरव्यू में पहुंचे हो, तो बोल सकते हो कि सर योजनाबद्ध ढंग से काम करने क्रम में कभी कभी देरी हो जाती है। मैं सोचता हूं कि सारा काम ठीक तरीके से हो, तो हमेशा काम में देरी हो जाती है। अब मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूं 4 साल से, इसीलिए कि हमेशा सोचता हूं पूरा पढ़ के जाऊं, इसमें देरी हो जाती है। अब देखिए देरी इतनी हो गई, 5 साल के बाद आपके सामने हो, बोलना मत ये सब। तो योजनाबद्ध ढंग से काम करने क्रम में कभी कभी देरी हो जाती है, बोल सकते हो आप। सेल्फ क्रिटिकल होना क्या है सर? ये तो एक प्लस पॉइंट है। देखो, 2 प्रकार की चीजें अति हैं। एक है आत्म प्रशंसा, हमेशा अपनी प्रशंसा कर रहा है, और कई लोग हमेशा आत्मग्लानि, हमेशा अपने को नीचे दिखाते, अपने को हैं। कभी माता को दोष देंगे, कभी पिताजी को दोष देंगे, कभी बगल वाले को दोष देंगे, कभी अपने हाइट को, कभी ईश्वर को, तुमने मुझे ठीक नहीं बनाया। तो दोनों सेल्फ इंटेलिजेंस एंड सेल्फ ग्लोरिफिकेशन दोनों ठीक नहीं है। सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, आत्मसम्मान रखो, ये मिडिल पाथ है दोनों के बीच का। आत्म प्रशंसा और हमेशा अपने को क्रिटिकल बनाए रखो, हमेशा अपनी ही आलोचना करते रहो। कई लोगों को देखोगे अपने में ही 20 दोष निकालता रहता है, उसके भीतर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। थोड़ा छोटे कद का होगा, वो कहेगा हमेशा अपने को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। क्रिटिकल होना जरूरी है, कार्य करते हो तो थोड़ा क्रिटिकल अप्रोच रखो, बट हमेशा अगर इन्वॉल्व हो उसी में ही, अपने को इन्फीरियर दिखाने में, तो व्यक्ति धीरे धीरे इन्फीरियर क्वालिटी उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। सेल्फ रेस्पेक्ट रखो, नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये ठीक है, इसको कर लेंगे। बोलो यस और नो। आपके भीतर बेसिकली सेल्फ चैलेंजिंग नेचर होना चाहिए। अपने आप को चैलेंज दो, इसको करके दिखा देंगे, ये पढ़ लेंगे, अब की बार सेलेक्ट हो जाएंगे। कि पूछ सकते हैं आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि आपको हम एसडीएम बना दे, उसमें एक पॉइंट ये भी बताओ कि सर मैं सेल्फ चैलेंजिंग नेचर है मेरा, मैं अपने को ही चैलेंज देता रहता हूं, ये कर लेना है, उसको कर लेना है, इससे मुझे वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। मुझे सेल्फ क्रिटिकल का देखो, आत्म प्रशंसा और आत्म हमेशा अपने को नीचे दिखाना, ये दोनों ठीक नहीं है। आत्म समीक्षा देखो, सेल्फ क्रिटिकल एक संदर्भ में ठीक भी बात हो सकती है,
बट हमेशा क्रिटिकल बने हो। मान लो आप कोई कार्य किए और आप असफल हो गए, तो आप निराश होकर हताश होकर बैठोगे थोड़े। कई लोग देवदास बन जाते हैं असफल होने के बाद, सुसाइड कर लेते हैं कई लोग। क्रिटिकल हो, समीक्षा करो अपने कार्य की, कैसे क्या किए कि असफल हो गए। अगर समीक्षा करोगे तो अपनी गलतियों को फाइंड आउट कर लोगे।